स्वागत है मित्रों आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है और हमने उसमें कंप्लीट किया मूल अधिकारों का पहला भाग। यानी पिछला लेक्चर जो हमारा था वो मूल अधिकारों के बारे में एक सामान्य जो है लेक्चर था। उसमें मैंने आपको बताया कि मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, मूल अधिकार आखिर होते क्या हैं और मूल अधिकारों पर संसद किस प्रकार से कटौती कर सकती है। और हमने अनुच्छेद 12 की बात की जिसमें कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं शामिल की जाती है। फिर मैंने अनुच्छेद 13 की भी आपसे बात की कि अगर संसद या विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना दे, यानी कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि मूल अधिकारों का वो कानून अगर उल्लंघन करे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून को जो है असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। तो मित्रों आज हम चर्चा करेंगे जो है मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में यानी समता के अधिकार की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मित्रों अब हम स्टार्ट करते हैं पहला मूल अधिकार यानी समता के अधिकार की। तो मित्रों यहाँ बात की जा रही है समता की। तो मित्रों दो शब्द होते हैं, एक तो होता है समता और दूसरा होता है समानता। यानी मित्रों एक तो शब्द होता है कि एक होता है समता और दूसरा शब्द होता है समानता। तो इन दोनों में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको जो है अंतर बता दूं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर शो हो रही है। तो पहली पिक्चर में आप देखिए कि पहली पिक्चर में लिखा हुआ है समानता और दूसरी में लिखा हुआ है समता। तो देखिए पहली पिक्चर में क्या हो रहा है कि तीन व्यक्ति हैं और तीन व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि एक मैदान है और उस मैदान में मैच चल रहा है क्रिकेट का। अब उस क्रिकेट के मैच में जो है उस क्रिकेट के मैच का आनंद ये तीन व्यक्ति लेना चाहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि इन व्यक्तियों को तीन व्यक्तियों को जो है मैच देखना है और दीवार लगी हुई है। अब ये क्या करेंगे कि इनको जो है मैच देखने के लिए इन्होंने क्या किया कि 3 डब्बे ले लिए कि भाई साहब हमें तो जो है मैच देखना है। अब भाई साहब क्या करें कि 3 डब्बे तो इन्होंने ले लिए तीन व्यक्तियों ने, लेकिन डब्बे तो समान ऊंचाई के थे। लेकिन क्या हुआ कि जो व्यक्ति थे उनकी लंबाई अलग अलग थी। तो लंबाई अलग अलग होने के कारण जो है एक व्यक्ति जो है सबसे बड़ा उसने तो भाई साहब मैच देख लिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति था उसने भी थोड़ा थोड़ा मैच देख ही लिया, लेकिन तीसरा जो व्यक्ति है यानी छोटा ही रह गया और इस कारण जो है वो मैच आखिर नहीं देख सकता। तो यानी कि ये जो पहली पिक्चर है वो समानता की बात की जा रही है। यानी कि मित्रों इन्होंने जो डब्बे लिए वो सभी समान ऊंचाई के डब्बे लिए और इस कारण से जो है डब्बे तो इन्होंने समान ले लिए, लेकिन क्या हुआ कि मैच जो है दो ही व्यक्तियों ने देखा। और दूसरी पिक्चर की अपन बात करें तो देखिए दूसरी पिक्चर हमें बता रही है कि ये समता की बात कर रहा है। यानी कि मित्रों जब इन्होंने मैच देखने की बात की तो इन्होंने क्या किया कि जो छोटा व्यक्ति है उसने जो है 2 डब्बे ले लिए। तो 2 डब्बे लेने से क्या हुआ कि उसने भी मैच देख लिया और दूसरा जो है उसने जो है 1 डब्बा लिया और 1 डब्बा लेने के कारण उसकी भी ऊंचाई इतनी हो गई कि वो भी आराम से जो है जो मैच है उसका आनंद ले सकेगा। और तीसरा जो व्यक्ति है उसको तो क्या हुआ कि उसको तो किसी प्रकार की डब्बे की ज़रूरत नहीं है, इस कारण से जो है उसने कोई भी डब्बा नहीं लिया और वो जो है आसानी से मैच देख लिया। यानी मित्रों समता और समानता का अगर मैं सिंपल भाषा में आपको मतलब समझाऊं तो समानता का सिंपल भाषा में मतलब ये है कि किसी भी या सभी व्यक्तियों को अगर हमने समान अधिकार दिए तो उसको कहते हैं हम समानता। और जितने भी व्यक्ति हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार यानी कि जिसके पास पहले से अधिकार हैं उसको हमने कम अधिकार दिया और जिसके पास अधिकार नहीं है उसको हमने ज़्यादा अधिकार दे दिया, ताकि जो है एक समता का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो यानी कि मित्रों इन दोनों पिक्चर से मैंने आपको ये स्पष्ट किया कि समानता और समता में क्या मतलब होता है। तो आज आप समझ गए होंगे कि समता और समानता में आखिर अंतर क्या होता है और इन दोनों शब्दों की आखिर जो विश्लेषण की अगर हम बात करें तो इन दोनों शब्दों का एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं समता के अधिकार की। यानी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। यानी कि मित्रों अनुच्छेद 14 की अपन बात करें ना तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यानी डिटेल से तो हम इसकी चर्चा करेंगे ही, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं कि विधि के समक्ष समता यानी कानून जो है उस कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं
और किसी भी व्यक्ति को जो है कोई विशेषाधिकार नहीं मिला है, लेकिन कुछ मामलों में अपवाद भी दिया गया है। और दूसरा कह रहा है कि विधियों का समान संरक्षण, यानी सभी का संरक्षण होगा, यानी कि सभी की अगर सुरक्षा होगी तो सभी पर एक ही समान कानून लागू होगा। और 15वां अनुच्छेद कहता है कि धर्म, मूल, वंश और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी मित्रों, अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या उसके मूल, वंश, जन्म के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कहा जा रहा है अनुच्छेद 15 में। और फिर नेक्स्ट बात की जा रही है अनुच्छेद 16 की, कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यानी मित्रों, लोक नियोजन का मतलब है जो नौकरियां होती हैं, यानी जो सरकारी नौकरियां हैं या अन्य केंद्र सेवाएं हैं या राज्य की सेवाएं हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप इस जाति के हैं या आप इस धर्म के हैं, इस कारण आपको इस सरकारी नौकरी में नहीं लिया जा सकता। यानी ऐसा कहना सरकार जो है ऐसा, मतलब सरकार ऐसा कह ही नहीं सकती। नेक्स्ट कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। यानी अस्पृश्यता की बात की जा रही है कि छुआछूत जो देखने को मिलता है या उसी की बात की जा रही है कि उसी का अंत की बात अनुच्छेद 17 में की गई है। फिर कहा जा रहा है अनुच्छेद 18 कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। यानी मित्रों, एक तो सेना में और एक जो एजुकेशन है उसी, यानी दो ही क्षेत्र ऐसे हैं उसमें उपाधियां दी जा सकती है और इन उपाधियों को जो है व्यक्ति अपने प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में उपयोग भी नहीं कर सकता। तो मित्रों, यह समानता के अधिकार जो कि हमने शॉर्ट में चर्चा की। अब हम बात करते हैं डिटेल से इन अधिकारों की। तो इन अधिकारों की बात करें उससे पहले मैं आपको बताऊं तो मित्रों, ये बात की जा रही है विदेशियों के मूल अधिकार, यानी कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं कि जो विदेशियों को प्राप्त हैं और भारतीयों को या नागरिकों को प्राप्त नहीं है, और कौन से वे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो मित्रों, कह रहा है कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और अनुच्छेद 30 ये 5 मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध हैं, यानी विदेशी व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं है। यानी मित्रों, मैंने पहले भी आपसे एक लेक्चर में चर्चा की थी कि जो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और अनुच्छेद 30 ये सभी जो मूल अधिकार हैं, यानी 5 मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं। यानी विदेशी व्यक्ति कोई अगर कहे कि नहीं, मुझे तो अनुच्छेद 15 के माध्यम से जो है समता का अधिकार चाहिए, तो भाई भारत सरकार ऐसे कहेगी नहीं, आप विदेशी हैं और आपको जो है हम समता का अधिकार नहीं दे सकते। और मित्रों, जो है नेक्स्ट की बात करें तो ये कह रहा है कि नागरिक एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार, यानी वे कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और 21 क, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, 24 और अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 ये सभी मूल अधिकार विदेशियों के साथ साथ, यानी नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। यानी मित्रों, अब हमने चर्चा की कि कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त है और कौन से विदेशियों के साथ साथ नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिटेल से चर्चा करते हैं पहले अधिकार की, यानी समानता का अधिकार, वही समता की बात की जा रही है। तो कह रहा है कि मित्रों, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी बात कही जा रही है विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है और विधियों का समान संरक्षण का मतलब भी क्या है। तो कहा जा रहा है अनुच्छेद 14 में कहा गया है, अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी मित्रों, ये कहा जा रहा है कि कोई भी राज्य, यानी राज्य की बात मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि राज्य की बात यहाँ किसी देश के बाद किसी देश के लिए कही जा रही है, यानी राज्य शब्द का जो उपयोग किया जा रहा है वो किसी देश के लिए किया जा रहा है, न कि जो आज के वर्तमान के जो राज्य हैं उनके लिए। तो कहा जा रहा है कि कोई भी जो देश है वो भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी ये कहा जा रहा है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी अगर भारत देश की बात कही जाए तो भारत जो देश है वो किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से और विधियों के समान संरक्षण से जो है वंचित नहीं करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संविधानिक नियम
कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। और जो अनुच्छेद 14 जो है, यानी अनुच्छेद 14 में जो समता के अधिकार की बात कही गई है, वो अधिकार विदेशियों के साथ साथ, यानी पहले तो नागरिक आएंगे, यानी कि नागरिकों के साथ साथ यह अधिकार जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। और कह रहा है कि विधिक व्यक्ति यानी कानूनी व्यक्ति की बात कर रहा है कि कानूनी व्यक्ति में सार्वजनिक जो निगम होते हैं, यानी संवैधानिक निगम की बात की जा रही है, यानी कि जो स्टेचुटरी जो कॉरपोरेशन होते हैं, इसके अलावा कंपनियां जो होती है या समितियां, वे सभी विधिक व्यक्ति में शामिल की जाती है। अब फ्रेंड्स कह रहा है विधि के समक्ष क्षमता की बात कर रहा है कि विधि के समक्ष क्षमता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी मित्रों ये कह रहा है कि विधि के समक्ष जो क्षमता जो है उसको हमने कहाँ से लिया, तो कह रहा है कि विधि के समक्ष जो क्षमता का विचार है ना, वो हमने ब्रिटिश मूल से लिया है। यानी ब्रिटेन से हमने यह जो शब्द है विधि के समक्ष क्षमता, उसको हमने ब्रिटेन से लिया है, और विधियों का समान संरक्षण जो है उसको हमने अमेरिका से लिया है। अब कह रहा है कि विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ बता रहा है कि विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ क्या है, तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। यानी मित्रों ये कह रहा है कि विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को हमने कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। और दूसरा कह रहा है कि विधि के साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, यानी कह रहा है कि न्यायालय के माध्यम से या सभी व्यक्तियों को जो है सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यह दो चीज़ों की बात इसमें जो है विधि के समक्ष क्षमता में कही जा रही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, यानी अमीर हो या चाहे गरीब हो या ऊंचा नीचा अधिकारी या गैर अधिकारी हो, विधि के ऊपर नहीं है। यानी मित्रों आसान भाषा में मैं कहूँ तो विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ क्या है, तो अगर आप समझे तो विधि के समक्ष क्षमता का यह अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को हमने कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है और सभी व्यक्तियों के साथ हमने समान व्यवहार किया है। और जो है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या ऊंचा नीचा हो या कोई सरकारी नौकरी में हो या कोई प्राइवेट संस्था में काम करता हो, सभी जो है कानून से ऊपर, यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरे संदर्भ की बात करें, यानी विधियों के समान संरक्षण की जो बात आई थी कि विधियों के समान संरक्षण का अर्थ क्या है, तो उसी के लिए कह रहा है कि विधियों के समान संरक्षण में कहा जाए तो कह रहा है कि विधियों या प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों पर समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है और बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार। यानी मित्रों कह रहा है कि जो विधि के समक्ष जो विधियों के समान संरक्षण की जो बात की जाती है, उसका अर्थ बता रहा है कि विधियों के समान संरक्षण का अर्थ यह है कि हमने जो है समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम बनाए, यानी हमने कोई कानून बनाया है तो वो कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और हमने किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। और मित्रों ने यह कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान और असमान के बीच, यानी उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यानी मित्रों कह रहा है कि समान और असमान अगर कोई लोग हैं, अगर उनके साथ अलग अलग व्यवहार हो तो वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट बात की जा रही है कि विधि का शासन, यानी कानून का शासन कैसा होता है, उसकी बात की जा रही है कि ब्रिटिश न्यायवादी A.V. डाइसी का कहना है विधियों के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संबंध में उन्होंने 3 अवधारणाएं दी। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो विधि के समक्ष समता का जो विचार हमने ब्रिटिश मूल से लिया, तो उसी की बात कर रहा है कि अगर कानून का शासन की अगर अपन बात करें, यानी कानून का शासन कैसा होना चाहिए, तो उसका मूल जो तत्व है, यानी कानून के शासन में जो चीज़ हमेशा होनी चाहिए, वो कह रहा है कि विधि के समक्ष समता। यानी अगर जहाँ कानून का शासन है, यानी कानून के माध्यम से जहाँ शासन होता है, तो वहाँ सभी व्यक्तियों के लिए, यानी सभी व्यक्तियों को एक कानून के समान सभी को यानी अगर कोई भी व्यक्ति हो तो सभी को जो है एक ही कानून के समान समझा जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि इन्होंने जो है 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की है। इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति और किसी भी व्यक्ति के विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता।
यानी फ्रेंड ये कह रहा है कि जो है इच्छानुसार अगर कोई शक्तियां हैं तो उनकी वहाँ अनुपस्थिति होती है, यानी कानून के शासन में किसी भी व्यक्ति को इच्छा के अनुसार शक्तियां नहीं मिलती। और अगर किसी के व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति ने अगर कोई कानून का उल्लंघन कर दिया तो कानून के उल्लंघन के आधार पर ही उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, यानी अगर आपने कानून का उल्लंघन ही नहीं किया तो आपको दंडित भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विधि के समक्ष क्षमता अत्यावश्यक है, कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। यानी मित्रों कोई भी व्यक्ति, मैंने भी पहले भी आपसे चर्चा की कि विधि के जो समक्ष क्षमता की बात की जाती है तो उसी में भी हमने अभी बात की कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो एवी डाइसी ने भी यही कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है और कानून के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष क्षमता होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, ना कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। यानी मित्रों यह कह रहा है कि संविधान जो बनाया गया वो व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत नहीं है, यह संविधान जो है व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि समता के अपवाद, यानी समता का अधिकार हमने दे तो दिया लेकिन समता के अधिकार की अपवादों की बात की जा रही है कि समता का अधिकार के अपवाद क्या है, यानी कौन कौन सी परिस्थितियों में समता का अधिकार जो है वो लागू नहीं होता। तो फ्रेंड्स कही जाए कि विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है, इसके लिए कोई संवैधानिक निषेध और अन्य अपवाद भी है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है मूल अधिकार 14, वो मूल अधिकार 14 जो है वो पूर्ण नहीं है, यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि उस परिस्थितियों में वो विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार जो है वो लागू नहीं होता, यानी कुछ एक्सेप्शंस इन्होंने क्षमता के अधिकार में डाली हुई है। तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त है। यानी मित्रों समता के अधिकार की बात की जा रही है कि समता का जो अधिकार है वो कुछ मामलों में अपवाद स्वरूप लागू होता है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। यानी मित्रों अनुच्छेद 361 में कह रहा है कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में यानी जिस समय वो राष्ट्रपति थे या राज्यपाल थे तो उस समय अगर उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया या कोई भी कार्यकाल में अपना किसी देश से संबंधित कोई भी निर्णय लिया तो वो जो है किसी भी न्यायालय में उस निर्णय के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं की जाएगी। यानी मित्रों अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर किसी पद पर आसीन है, यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर राष्ट्रपति है यानी कि कोई व्यक्ति अगर मान लो राष्ट्रपति है या राज्यपाल है तो उसको जो वो पद उन्होंने धारण किया है उसके दौरान उस जो है किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई भी हम जो है दंडिक कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। यानी मित्रों अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल है तो उसकी पदावधि के दौरान हम जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है न्यायालय में नहीं जा सकते या न्यायालय प्रक्रिया भी हम जो है शुरू नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो इन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। यानी मित्रों कह रहा है कि इस राष्ट्रपति या राज्यपाल पे अगर उनके कार्यकाल के दौरान हमें कोई दीवानी मानी पैसे से संबंधित अगर कोई मामला हमें चलाना हो, यानी कि किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कोई घोटाले में जो है शामिल है या कोई उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर हो, यानी पैसों से संबंधित उन्होंने कोई भ्रष्ट काम किया है तो उससे संबंधित हमें कोई मुकदमा अगर चलाना हो तो हम जो है उसको चला सकते हैं। लेकिन अगर हमें मुकदमा चलाना है तो हम जो है 2 माह से पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देंगे कि हम आपके खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं और मुकदमा चलाने के बाद यानी 2 माह की जो है उन राष्ट्रपति को सूचना पहले हमें देनी होगी और उसके बाद ही हम राष्ट्रपति के खिलाफ कोई मुकदमा दीवानी मामलों से संबंधित शुरू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के
दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। यानी मित्रों, सामान्य शब्दों में ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, यानी अगर कोई संसद का सदस्य है या विधानसभा का कोई सदस्य है और उसने क्या किया कि विधानसभा की जो कार्रवाई थी उससे संबंधित कोई भी विषय जो था, उन्होंने क्या किया कि उसको समाचार पत्र में छपवा दिया। अब समाचार पत्र में छपवा दिया तो कोई भी व्यक्ति जो है उस पर जाकर के दीवानी या मुकदमा या फौजदारी मुकदमा जो है उस पर नहीं चला सकता। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी मित्रों, अगर संसद में या किसी समिति में संसद का कोई सदस्य है और उसने किसी बात की जो है उसने कोई बात की यानी या फिर उसने कोई मत दिया तो उसके विरुद्ध जो है हम जो है किसी न्यायालय में जाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य के द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी मित्रों, वही बात कह रहा है कि राज्य का विधानमंडल हो, यानी ऊपर तो बात की किसी संसद की और अब कह रहा है विधानमंडल की, कि विधानमंडल का अगर कोई सदस्य ने किसी समिति में मत दिया या कोई बात कही तो उसके विरुद्ध हम न्यायालय में मुकदमा नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है कि विदेशी राजदूत यानी विदेशी संप्रभु राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी व फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। यानी मित्रों, अगर कोई एम्बेसडर है यानी राजदूत है या कोई कूटनीतिक व्यक्ति है या कोई विदेशी संप्रभु शासक है तो हम उसके खिलाफ भी दीवानी या फौजदारी मामले नहीं चला सकते। और नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। यानी मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी संस्थाएँ हैं उनको भी जो है हम कूटनीतिक शक्ति प्रदान करते हैं, यानी उन पर भी समानता का अधिकार जो है अपवाद स्वरूप लागू होता है। और मित्रों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, यानी अनुच्छेद 14 की मैंने बात की कि विधि के समक्ष क्षमता का मैंने अर्थ बताया, विधियों का समान संरक्षण की हमने बात की और समता का अधिकार के क्या क्या अपवाद हैं, यानी कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन पर की समता का अधिकार जो है अपवाद स्वरूप लागू होता है, तो इन सभी की हमने चर्चा की। और अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 15 की, यानी समता के जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 15। देखिए, समता के अधिकार जो है वो 14 से 18 होते हैं, तो उसी में अब हम 15 की बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 15 कह रहा है कि अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म को लेकर के विभेद नहीं करेगा। यानी मित्रों, मैंने पहले भी आपसे अभी चर्चा की शॉर्ट में कि अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी धर्म के आधार पर, यानी कि कोई हिंदू धर्म का है या मुस्लिम धर्म का है या किसी अन्य जाति का है या कोई मनुष्य या कोई फिर जो है पुरुष है या स्त्री है या ट्रांसजेंडर है, तो इन सभी के आधार पर राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकता। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 15 में व्यवस्था दी गई है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म या इनके किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानों, घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी मित्रों, सामान्य शब्दों में ये कह रहा है कि कोई भी राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, मूल, वंश, धर्म के आधार पर या किसी वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी भी दुकान में या किसी होटल में या भोजनालय है या कोई मनोरंजन का स्थान है या फिर कोई तालाब है या कुआं है या कोई स्नान घाट है, तो इन सभी में जो है किसी व्यक्ति के साथ जो है कोई भेदभाव राज्य नहीं कर सकता कि आप इस जाति के हैं तो आप इस तालाब में या आप इस स्नान घाट में स्नान नहीं कर सकते या आप इस होटल में ठहर नहीं सकते। और अगर कोई राज्य या अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसके साथ भेदभाव करेगा ना, तो उसका जो है समता का जो अधिकार अनुच्छेद 15 है वो उसका उल्लंघन होगा और वो व्यक्ति जो है सीधा भाई साहब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट भी जा सकता है और वह वहाँ जाकर कह सकता है कि मेरे जो मूल अधिकार यानी मेरे समता का अधिकार अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हुआ है, और उस प्रकार जो है फिर सुप्रीम कोर्ट जो है रिटें जारी करती है। इस सभी की बात जो है अब हम जो है नेक्स्ट आगे चर्चा भी करेंगे।
तो मित्रों फिर अनुच्छेद 15 की डिटेल से बात की जा रही है कि विभेद से प्रतिषेध के कुछ सामान्य नियम के 3 अपवाद भी है। यानी जैसे अनुच्छेद 14 में कुछ अपवाद थे जो अपवाद स्वरूप लागू होता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 15 में भी कुछ अपवाद हैं कि जहाँ कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी दी गई है कि वहाँ जो है राज्य कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष जो है व्यवस्था भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। यानी मित्रों और कह रहा है कि जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। यानी मित्रों कह रहा है कि अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 3 क्लोज यानी अनुच्छेद 15 और उसका सेक्शन 3 की बात की जा रही है कि राज्य जो होगा वो बच्चे या महिलाओं के लिए उनके विकास के लिए कोई विशेष प्रोविज़न या विशेष व्यवस्था भी कर सकता है। जैसे कि इसने बताया है कि जो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार या निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था की गई 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो है एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था और एक अनुच्छेद 21 का जो जोड़ा गया था। इसके अलावा कह रहा है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को जो आरक्षण 33% दिया गया वो जो है अनुच्छेद 15 के तहत जो है संसद ने दिया है। तो इसी की बात इसमें कही जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यों को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे, जैसे विधानमंडल में सीटों का आरक्षण और सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट। यानी मित्रों फिर एक अपवाद की बात कर रहा है कि राज्य को इस बात की अनुमति होगी कि वो क्या करेगा कि सामाजिक और अगर शैक्षणिक रूप से कोई पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जाति या यानी कि एससी और एसटी से संबंधित कोई व्यक्ति है या एससी और एसटी से संबंधित कोई समुदाय है तो उनके लिए जो है राज्य विशेष व्यवस्था कर सकता है। और उसी की बात कह रहा है कि जो विधानमंडलों में जो एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है, यानी विधानसभा में और लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो उनमें एससी और एसटी के लिए जो सीटें निर्धारित की जाती है और शिक्षण संस्थाओं में भी शुल्कों से एससी एसटी को छूट मिलती है। तो ये सभी जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 15 के तहत ही किए गए हैं जो कि एक अपवाद स्वरूप लागू होते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यों को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बना सकता है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि राज्य जो होगा उसको यह भी अधिकार होगा कि अगर कोई सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कोई वर्ग है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई लोग हैं तो उनके कल्याण के लिए जो है शिक्षण संस्थाएं जो होती है उनमें जो है प्रवेश अगर कोई व्यक्ति लेगा एससी एसटी या किसी सामाजिक या शैक्षणिक रूप से संबंधित पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति तो जो है उनके लिए शुल्कों में छूट भी जो दी जाती है वो अनुच्छेद 15 के तहत ही दी जाती है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के 93वें संशोधन 2005 के द्वारा शामिल किया है। यानी मित्रों ये जो अंतिम प्रावधान की बात की जा रही है कि शैक्षणिक संस्थाओं में जो शुल्कों में जो छूट दी जाती है उसी की बात करें कि इसको 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा शामिल किया गया था। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 भी पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की। यानी मित्रों संसद ने एक एक्ट लाया और एक्ट ला करके पिछड़े वर्गों के लिए भी शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटों का आरक्षण दिया। और मित्रों नेक्स्ट करा यानी कि वर्तमान में जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो वर्तमान में चलता है जो कि केवल ओबीसी में ही लागू होता है, तो उसी की बात की जा रही है कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स कह रहा है पिछड़े वर्गों के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी मित्रों आप सामान्य शब्दों में ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है वो ओबीसी का है और ओबीसी का अगर वो व्यक्ति है और उसकी आय 8 लाख या 8 लाख से अधिक, यानी 8 लाख तक तो नहीं होता लेकिन 8 लाख रुपए से अधिक अगर उसकी आय हो जाए तो वो व्यक्ति जो है क्रीमी लेयर में आ जाता है और फिर उसको जो है ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और कुछ विशेष बातें भी कही जा रही है कि संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कैग। यानी मित्रों अगर कोई व्यक्ति मान लो राष्ट्रपति बन जाए या इनमें से किसी भी पद को धारण कर ले तो उन व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों के जो बच्चे होते हैं उनको फिर जो है आगे जाकर के ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता है।
इसी की बात कही जा रही है। और जिस व्यक्ति की मान लो आय 8 लाख से कम होती है तो उनको जो फिर ओबीसी के जो है नॉन क्रीमी लेयर में माना जाता है और उनको जो है ओबीसी के आरक्षण का लाभ मिलता है। और इसके अलावा कह रहा है कि ग्रुप ए या ग्रुप वर्ग ए या ग्रुप ए या ग्रुप बी की सेवा के क्लास सेकंड के अगर कोई अधिकारी है या कोई अधिकारी केंद्र की सेवा या राज्य की सेवा में है या बीमा बैंक कंपनी या विश्वविद्यालयों में अगर वो कार्यरत है तो उनको भी जो है ओबीसी के जो क्रीमी लेयर के तहत माना जाता है और उनको जो है ओबीसी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा डॉक्टरों की बात कही जा रही है और कलाकार लेखाकारों की बात की जा रही है, व्यापार या उद्योग में कोई व्यक्ति है उनकी बात की जा रही है। तो ये था अनुच्छेद 15 और हमने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट की भी बात की। और मित्रों अब हम बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, यानी मित्रों अनुच्छेद 16 की अपन बात करेंगे कि अनुच्छेद 16 में क्या बातें कही गई है। उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार और कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी मित्रों मैंने पहले अभी आपसे चर्चा की कि अगर आपको कोई सरकारी नौकरी लेनी है और आप भले ही किसी भी जाति के या किसी भी आप लिंग के क्यों न हो या आपने कहीं भी भारत देश में जन्म लिया हो तो आपके जो है आपके लिए सरकार या आपके साथ सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती कि आपको जो है ये रोज़गार नहीं मिलेगा या आप इस रोज़गार के लायक नहीं हैं, बशर्ते आप उसके क्वालिफाई यानी बशर्ते आप उस रोज़गार के लिए आपको क्वालिफिकेशन जो है आपके पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि इसके भी कुछ अपवाद है, यानी 14 के अपन ने अपवाद देखे, फिर 15 के हमने अपवाद देखे और 16 को भी अपवाद की बात की जा रही है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसे कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि संसद जो है किसी विशेष रोजगार के लिए कोई निवास की शर्त भी आरोपित कर सकती है, यानी कि आप इस किसी विशेष रोजगार में आपको जाना है तो आप जो है इस राज्य के निवासी होने चाहिए तभी आपको यह रोजगार मिलेगा। और कह रहा है कि राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अगर किसी वर्ग का राज्य में नौकरियों में यानी किसी वर्ग का राज्य की नौकरियों में अगर समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं, यानी जो है कि कोई वर्ग है और उसके जो सदस्य हैं उनका राज्य की नौकरियों में जो है पर्याप्त संख्या नहीं है तो राज्य क्या करेगा कि उनके लिए आरक्षण प्रदान कर देगा ताकि जो है उस वर्ग के सदस्य भी नौकरियों में आकर के रोजगार प्राप्त कर सकें। और नेक्स्ट कह रहा है विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है मंडल आयोग की बात की जाएगी, तो यानी कि जो ओबीसी का जो आरक्षण 27% दिया गया वो किस प्रकार दिया गया और क्या क्या उसमें कठिनाइयाँ आई और क्या क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए, तो उसी की अब हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों कह रहा है कि सन 1979 में मौजूदा मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया और उसके सदस्य थे बीपी मंडल की अध्यक्षता में। यानी मित्रों मोरारजी देसाई की सरकार ने 1979 में जो है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिसको कि मंडल कमीशन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। यानी मित्रों अनुच्छेद 16 ये कहता अनुच्छेद 340 ये कहता है कि संविधान जो होगा वो पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति की जांच करने के लिए जो है सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। तो फिर फ्रेंड्स कह रहा है कि आयोग ने जो है 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और 3743 जातियों को जो है ओबीसी जाति माना। और कह रहा है कि आयोग ने फिर जाकर के ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश कर दी और इस प्रकार से जो है आरक्षण 50% हो गया। यानी मित्रों वर्तमान में देखा जाए तो आरक्षण जो है 50% है, जिसमें कि 27% ओबीसी का आरक्षण भी शामिल है। कह रहा है कि इसके बाद 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई और उन्होंने क्या किया कि सरकारी सेवाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। यानी मित्रों मंडल कमीशन ने क्या किया कि 27% ओबीसी आरक्षण देने के लिए उन्होंने सिफारिश की थी कि ओबीसी जातियों को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन फिर जाकर के क्या हुआ कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई
यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो ओबीसी जाति है उनके लिए उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। और फिर क्या हुआ कि वापस जाकर के 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आई और उन्होंने क्या किया कि 27% ओबीसी को आरक्षण को जो है उन्होंने बरकरार रखा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि 10% आरक्षण जो है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए उन्होंने जो है निश्चित कर दिया। और फिर फ्रेंड्स क्या हुआ कि मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। 1992 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अनुच्छेद 16(4) के विस्तार और व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका परीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। यानी मित्रों, जो सरकार यानी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी या नरसिम्हा राव की सरकार ने जो 27% आरक्षण ओबीसी जातियों को दिया, तो उसकी वैधानिकता की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो है आपने जो 27% आरक्षण जो ओबीसी जातियों को दिया है उसको तो संविधान के द्वारा उन्होंने जो है संवैधानिक मान लिया, लेकिन जो आपने 10% आरक्षण जो है सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो दे रहे हो वो असंवैधानिक है। यानी मित्रों 27% आरक्षण को तो उन्होंने सही माना, लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको जो 10% आरक्षण सरकार ने दे रही थी उन्होंने उसको जो है असंवैधानिक करार दे दिया। तो मित्रों ये था अनुच्छेद 16 जिसकी हमने चर्चा की कि नौकरियों में आरक्षण कैसे मिलता है या नौकरियों में कौन कौन से प्रावधान सरकारें कर सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 17 की, जो कि छुआछूत के अंत की बात करता है। यानी कि वर्तमान में तो फिर भी हम देखा जाए तो बहुत कम छुआछूत लोगों के साथ होता है, लेकिन जब पुराने समय थे तो उस समय अस्पृश्यता या छुआछूत जो है सामान्यतः हमें देखने को मिलता था। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी मित्रों अनुच्छेद 17 के आधार पर वर्तमान में जो है छुआछूत समाप्त है। यानी किसी व्यक्ति के साथ आप जो है छुआछूत नहीं कर सकते कि जो है यानी कि कोई व्यक्ति कि एससी का है या वर्तमान में या किसी अन्य जाति का है तो आप उसके साथ छुआछूत नहीं कर सकते, यह वर्तमान में निषिद्ध है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो है दंड के जो है कानून के अनुसार मिल सकता है। और जो उस व्यक्ति के अधिकार अनुच्छेद 17 के तहत उसके अस्पृश्यता का जो अधिकार है, यानी अस्पृश्यता के जो अंत की बात कही गई है, अगर उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 और 226 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में या किसी एक में जा सकता है। तो कह रहा है कि 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को मूलभूत संशोधन किया और उसका नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया। यानी मित्रों संसद ने फिर क्या किया कि 1976 में एक एक्ट लाया और उस एक्ट को जो है लाने के बाद संसद ने जो है उसमें संशोधन किया आगे जाकर के और उसको नाम बदल करके फिर क्या किया कि नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम भी उसको जो है कह दिया गया। और फ्रेंड्स कह रहा है कि अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया है। मित्रों ये कह रहा है कि अस्पृश्यता जो शब्द है यानी कि ये जो शब्द है ये संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है और न ही किसी अधिनियम में भी इसको परिभाषित किया है। मित्रों इन शब्दों की आप गहन रूप से अध्ययन करें, यानी आपको इन शब्दों को अवश्य याद रखना है। जब हमारा मूल अधिकारों का चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर उपस्थित होऊंगा मूल अधिकारों से संबंधित। और आप विश्वास नहीं करोगे कि बहुत ही उच्च लेवल के और अक्सर एग्जाम में पूछने जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वह मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तो आप जो है एक गहन अध्ययन वर्तमान में मेरे साथ करते रहें। और मित्रों अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, यानी उपाधियों की हम बात करेंगे कि उपाधियां वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्रों में सरकारें दे सकती है और कौन कौन से क्षेत्रों में वर्तमान में उपाधियां जो है निषिद्ध की गई है। तो अनुच्छेद 18 कहता है मित्रों, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान भी करता है। तो कह रहा है कि मित्रों अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। कह रहा है कि यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी अगर मित्रों मान लीजिए अगर आप सेना में काम करते हैं या आप एजुकेशन से संबंधित किसी सेक्टर में काम करते हैं तो राज्य या यानी कि भारत देश या कोई भी राज्य आपको उस 2 क्षेत्रों में ही जो है
किसी भी प्रकार की उपाधि आपको देगा, या इसके अलावा आपको किसी अन्य क्षेत्र में, यानी कि अगर आप किसी अन्य क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है उस क्षेत्र में उपाधि आपको प्रदान राज्य के द्वारा नहीं की जा सकती। और नेक्स्ट कह रहा है, यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। यानी मित्रों, आप विदेश से भी कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। यानी आप विदेश में काम करने चले गए और विदेश आपको कोई उपाधि दे रहा है, या आप वर्तमान में भारत में काम कर रहे हैं और आपको विदेश कोई उपाधि दे रहा है, तो आप जो है भारत सरकार की सहमति के बिना जो है उससे उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगी। यानी मित्रों, मैंने पहले भी अभी आपसे चर्चा की कि अगर आपको कोई उपाधि लेनी है विदेश से, तो आपको राष्ट्रपति से पहले सहमति लेनी होगी, तभी आप विदेश से कोई उपाधि ले सकते हैं। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि भारत सरकार या राज्य में अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर आसीन है, तो और अगर उस व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान की जा रही है, या कोई मान लीजिए कोई उपहार ही अगर उसको दिया जा रहा है, तो वो व्यक्ति वो उपहारों को ले नहीं सकता। अगर उसको उपहार लेने हैं तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि राष्ट्रपति से उसको पहले सहमति लेनी होगी। यानी आप सीधा सा मतलब ऐसा समझिए कि अगर आपको उपाधि कोई विदेश से लेनी है, तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाना होगा और राष्ट्रपति के समक्ष आपको अर्जी देनी होगी कि जो है मुझे निम्न देश के द्वारा जो है उपाधि प्रदान की जा रही है, और राष्ट्रपति चाहेगा तो आपको मना भी कर सकता है और राष्ट्रपति उसको आपको लेने के लिए सहमति भी दे सकता है। और मित्रों, कह रहा है कि उपरोक्त प्रावधानों में स्पष्ट किया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंध किया है, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। यानी मित्रों, जब ब्रिटिश भारत में राज करते थे, तो उस समय जो है महाराजा, या पहले पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, या राय बहादुर की उनको उपाधियाँ दी जाती थी। उनके जो सामंत या कोई व्यक्ति जो काम करते थे, या दीवान की भी जो है उनको उपाधियाँ दी जाती थी। तो वर्तमान में इन सभी उपाधियों को जो है अनुच्छेद 18 के माध्यम से जो है सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। यानी अभी वर्तमान में ये उपाधियाँ किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। अगर मान लीजिए उपाधियाँ अगर दी जा रही है तो ये समानता के अधिकार के विरुद्ध है। यानी कि पहले तो ये उपाधियाँ वर्तमान में दी ही नहीं जाती। नेक्स्ट कह रहा है कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया, उनमें थे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यानी मित्रों, जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ये तो उपलब्धियां नहीं, यानी ये एक पुरस्कार हैं, इसके कारण इनको संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने उचित माना। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है, ये अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता। यानी मित्रों, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री जो ये उपाधियाँ नहीं है, ये पुरस्कार हैं, और इसके कारण जो है अनुच्छेद 18 जो मूल अधिकार है उसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। और मित्रों, नेक्स्ट कह रहा है कि इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। यानी मित्रों, मैंने अभी आपसे चर्चा की कि कोई व्यक्ति है और मान लीजिए अगर उसको पद्मश्री पुरस्कार मिल गया, तो वह व्यक्ति अपने नाम के आगे पद्मश्री नहीं लगा सकता। यानी मान लीजिए कि आपका नाम राम है, तो आप पद्मश्री राम नहीं कहलाने योग्य होंगे। और अगर आपने अपने नाम के आगे, जैसे डॉक्टर लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, तो आप उसी प्रकार से अपने नाम के आगे पद्मश्री नहीं लगा सकते। और मान लीजिए अगर आपने पद्मश्री लगा लिया, तो आपको उस पद्मश्री पुरस्कार को पुनः, यानी कि वापस आपको भारत सरकार को वो पुरस्कार लौटाना होगा। यानी कि भारत सरकार आपसे वो पुरस्कार छीन भी सकती है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है कि इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने इनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन सन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इनको वापस प्रारंभ किया। यानी मित्रों, ये जो पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिए जाते हैं, इनकी जो है स्थापना यानी इनकी शुरुआत हुई थी कब? 1954 में। लेकिन क्या हुआ कि 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार उसमें कार्यरत थी, तो उन्होंने क्या किया कि इसका क्रम, यानी उन्होंने इसको एक बार
यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो है ये पुरस्कार जो है उन्होंने देने बंद कर दिए और फिर आगे जा कर के 1980 में इंदिरा गांधी ने इन पुरस्कार को देना वापस पुनः प्रारंभ किया। तो मित्रों, ये था आज का हमारा टॉपिक समता का अधिकार, जो कि हमने अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 की हमने बात की। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 में हमने बात की, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 हमने बात की कि विधियों के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण की हमने बात की। अनुच्छेद 15 में हमने बात की कि किसी व्यक्ति के समक्ष या किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या किसी भी माध्यम से हम या राज्य कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। फिर हमने 16 में बात की कि लोक नियोजन में जो है समता के अधिकार की बात की कि राज्य जो है नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के लिए अलग से जो है प्रावधान कर सकता है और समता के अधिकार जो है नौकरियों में भी लागू होते हैं। यानी कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 में हमने कुछ अपवाद भी जो है चर्चाएं की थी। फिर हमने अनुच्छेद 17 की बात की कि छुआछूत के अंत की मैंने अभी हाल ही में चर्चा की कि वर्तमान में छुआछूत जो है वो प्रतिबंधित है। फिर हमने चर्चा की अनुच्छेद 18 की कि वर्तमान में उपाधियाँ जो है सेवा यानी कि सेना और विद्या, यानी कि एक तो मिलिट्री में और एक एजुकेशन में, दो ही ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्तमान में जो है किसी व्यक्ति को जो है उपाधियाँ इन क्षेत्रों से संबंधित ही दी जा सकती है और इनके अलावा कोई अन्य क्षेत्र में उपाधियाँ नहीं मिल सकती। और फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक समानता का यानी कि समता का अधिकार। और फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। तो मित्रों, उसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक की, यानी स्वतंत्रता का अधिकार हमें संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक मिला है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अन्य यानी कि नए जो है स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड वंदे मातरम।